हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड आज के डेट में इस एनएफओ में काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज के डेट में बहुत बड़ा नाम बना चुका है मोतीलाल ओसवाल। अगर देखा जाए मल्टीपल इनके जो फंड्स हैं काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुके हैं। इनका जो मैनेजमेंट का तरीका है काफ़ी अच्छा तरीका है। जिस तरीके से इन्होंने पास्ट के फंड्स को मैनेज किया है उसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे लोगों को मिले हैं। तो आज के डेट में काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है इवन मोतीलाल ओसवाल देखा जाए तो। इवन इनफैक्ट अभी स्मॉल कैप के अंदर आ रही है, बट कंपनी देखा जाए तो बहुत तेजी में इसने अपने आप को ग्रो किया है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, जो कस्टमर्स को चाहिए उसने उसको वो चीज़ दिया है, कस्टमर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसलिए आज की डेट में ये कंपनी काफ़ी तेजी में ग्रो भी हो रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और जो अभी नया एनएफओ लेकर आया है, इस एनएफओ का डिमांड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक जो रिव्यू हम आज करने वाले हैं एनएफओ का, ये फंड आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसमें क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको इसमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा। अगर अभी आप इस एनएफओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए इस फंड के अंदर, उस टाइम भी कोई भी डाउट्स, कुछ क्वेरीज आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग ना रहे। एंड आपके लिए कॉन्टेस्ट है अगेन इस वीडियो के ऊपर। कॉन्टेस्ट ये है कि हमारे पास जितने भी कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के ऊपर, उसमें से हम रेंडमली 10 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। उस 10 कमेंट्स में जिसका भी कमेंट आ जाता है, उनके लिए कुछ प्राइजेस हैं जो हम डिक्लेयर करेंगे। प्राइजेस जो रहेंगे, नंबर वन जो प्राइस रहेगा दैट विल बी ऑफ 32 इंचेस एलईडी टीवी। सेकंड जो प्राइस रहेगा दैट विल बी द होम थिएटर। थर्ड प्राइस रहेगा यहाँ पर स्मार्टफोन। फोर्थ प्राइस रहेगा यहाँ पर स्मार्ट वॉच। और फिफ्थ से लेकर जो 10 तक प्राइस रहेगा दैट विल बी एयरबड्स। अब इस कॉन्टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो सिंपल क्राइटेरिया है। ये 1 महीने तक के लिए कॉन्टेस्ट अवेलेबल रहेगा। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हम डिक्लेयर कर देंगे किन किन लोग के कमेंट्स उस 10 के अंदर आ चुके हैं, जो हमने 10 रैंडमली सिलेक्शंस किए हैं। उनके कमेंट ऑटोमेटिकली हम अपना कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम 1 महीने का इसको पोस्ट करें, जो जो लोग क्वालिफायर इस चीज़ के लिए हुए हैं, जो जो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, उनके कमेंट अगर हम पोस्ट करेंगे कम्युनिटी के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपको वो शो हो जाएगा, उनके स्क्रीनशॉट्स। इवन अगर आप उसके अंदर हैं तो आपका स्क्रीनशॉट भी, कि हाँ मैं इसका भी एलिजिबल हुआ हूँ कि नहीं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको अपडेट टाइमली मिल जाए। और इसमें क्राइटेरिया सिंपल सा है एलिजिबिलिटी का। इस वीडियो के ऊपर अगर 10 के लाइक्स एंड 10 के कमेंट्स अगर हो जाते हैं तो उस केस में ये कॉन्टेस्ट एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल अगर नहीं होता है 10 के लाइक्स एंड 10 के कमेंट्स का, देन ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो पर एलिजिबल नहीं रहेगा। तो सिंपल से क्राइटेरिया। भाई वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और अंडरस्टैंड करते हैं पीपीटी के माध्यम से किस टाइप से फंड काम करने वाला है, जो मोतीलाल ओसवाल इस टाइम पे ऐसा एनएफओ लेकर आया है। तो फंड जो होने वाला है गाइस, दिस इज द मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड। अब डिजिटल इंडिया की बात करें आज के डेट में, तो इंडिया में इसका चलन बहुत तेजी में हो रहा है। जब भी हम अपना पैसा किसी भी सेक्टर में लगाते हैं तो हम यही चीज देख के लगाते हैं कि जो सेक्टर में पैसा मैं लगा रहा हूँ, इसकी डिमांड आज कितनी है, आने वाले 10-15 साल 20 साल में क्या ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। यही चीज देख के पैसा लगाते हैं। अगर वो सेक्टर बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो पैसा भी नहीं बढ़ेगा। सिंपल सा है। तो अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, आप सब जानते हैं इंडिया में डिजिटल इंडिया बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे आज के हम लोग ईवी को बोल रहे हैं, सोलर एनर्जी को बोल रहे हैं, ग्रीन इंडस्ट्री को बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर बनेंगे आने वाले टाइम में, पैसा इन सेक्टर्स में डालो। उसी टाइप से डिजिटल इंडिया के अंदर पैसा अगर आज की डेट में अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर डालते हैं तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है। कंपनीज, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आईटी सेक्टर रह सकता है आपका, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, ऑनलाइन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड इंटरनेट एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे वो ऑप्शंस हैं जो हम डेली बेसिस पे मोस्टली आज के डेट में यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ आज के डेट में इन चीजों पर डिपेंड हो गई है। करेक्ट। तो ये चीजें जिस तरीके से तेजी में ग्रो हो रही है, इंटरनेट धीरे धीरे अब आज के डेट में हर गांव गांव में पहुंच चुका है। ठीक है। काफी लोग अवेयर हो रहे हैं इंटरनेट को लेकर, जो पहले अवेयरनेस नहीं थी। स्मार्टफोन्स अब
जो नॉर्मल आदमी फोन चला रहा था उसके पास भी आज के डेट में स्मार्टफोन आ चुका है। तो धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है ना, इस चीज के अंदर भी डेवलप हो रही है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप विजन रखते हैं ना इन्वेस्टमेंट का, तो विश्वास मानिए आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है, आज से 10 साल पहले कहाँ थी आप एक बार खुद सोच के देखिए। 10 साल पहले जो एक चीज आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, जो डिजिटल चीजें आज की डेट में यूज कर रहे हैं, क्या 10 साल पहले वो चीज था? और था तो कैसे काम कर रहा था वो आपको पता है। तो आने वाले 10-15 साल के बाद डेफिनेटली आज के मुकाबले भी ये चीजें बहुत तेजी में ग्रो करेंगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम प्लानिंग करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, तो ग्रोथ का चांस आई थिंक बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम मान लो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं इस एनएफओ में, इसका स्टार्टिंग डेट, इसका एंड डेट क्या है, विल डिस्कस दैट आल्सो। अगर हम इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 11 अक्टूबर का, और इस एनएफओ का लास्ट डेट रहेगा 25 अक्टूबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 तारीख से लेकर के 25 अक्टूबर तक इसको एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट रहेगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लिया इन लोगों ने, 4 तारीख का अलॉटमेंट डेट है। तो कंफर्मेशन जो है अलॉटमेंट का वो आपको 4 नवंबर को मिलेगा। यहाँ पे एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई कर रहे हैं तो एलोकेशन जो आपको दिया जाएगा वो 10 रुपीज के हिसाब से यूनिट्स आपको एलोकेट यहाँ पर करी जाएंगी। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई भी एग्जैक्टली नहीं बताया कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड यहाँ पर रहेगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने ड्रीम तो किया कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट माइट भी कुछ अगर इमरजेंसी आ गई, आपको अपना ऐसा मतलब विड्रॉ करना है, ठीक है, तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन यहाँ पर सिर्फ इन लोगों ने एक ही रखी है कि यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा। अपना पैसा अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अगर विड्रॉ करते हैं, अलॉटमेंट डेट से लेकर, अलॉटमेंट डेट से अगर आप 3 मंथ्स के अंदर पैसा अपना विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, जब भी आप पैसा विड्रॉ करें कोशिश करिए कि कोशिश तो ये करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वैसे, बट अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो ट्राई ये करिए कि कम से कम एटलीस्ट अलॉटमेंट से लेकर 3 महीने बाद पैसा भी निकालिए, ताकि एटलीस्ट वो जो 1% का जो एग्जिट लोड लग रहा है वो ना लगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें, इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, अगर आपको ऐसा एसआईपी के फॉर्म में शुरू करना है या ऐसे लमसम फॉर्म में शुरू करना है, आप इसको 500 रुपीज दे करके मिनिमम शुरू कर सकते हैं। ये इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले तो आप इतना अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं इसमें कोई एश्योरिटी गारंटी नहीं है। जो भी पैसा डालेंगे सारा पैसा मार्केट के हिसाब से बनेगा। इवन योर प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट गारंटीड है। ठीक है। तो रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो पहले इसको आइडेंटिफाई करिए कि जो फंड आप लेने जा रहे हैं उसके हिसाब से, जो उसमें रिस्क अवेलेबल है उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं तो मत जाइएगा, और ले सकते हैं देन फिर भी डिसीजन डेफिनेटली वो आपके लिए। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। दिस वीडियो का पर्पस सिंपल है कि मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बट आपको किस फंड में जाना है, क्योंकि हर महीने 10 फंड 20 फंड एज एनएफओ के तौर पे आते हैं, बहुत सारे पुराने फंड है, तो डिसाइड वो आपको करना है मुझे किस फंड में जाना चाहिए। बाकी वीडियो को कुछ डाउट रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अब सवाल ही आता है कि अगर हम इसमें अप्लाई भी करने जा रहे हैं तो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो फंड है एज आई साइड रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपके लिए। एक बार अपने एंड से आप भी अपना पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करके आगे सोचिएगा इसके ऊपर। बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैं अपने लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो ग्रोथ का चांस बहुत बढ़िया मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। मैं अपनी इकोनॉमी को देख रहा हूँ आज के डेट में। जो मेरी इकोनॉमी है पिछले 10 साल 15 साल 12 साल में बहुत तेजी में ग्रो हुई है, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में भी बहुत तेजी में ग्रो करेगी। डिजिटल चीज़ें बहुत तेजी में ग्रो हो रही हैं आज के डेट में, इसका चलन बहुत तेजी में बढ़ रहा है। तो आई एम ओके विद दिस, मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मान लो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो एक बार रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप ले रहे हैं उसमें जितना रिस्क हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर फंड हर किसी के प्रोफाइल के हिसाब से सही हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि मेरे को हाई रिस्क फंड अच्छा लगता है, किसी को ना लगता हो, किसी को मॉडरेट अच्छा लगता हो, किसी को लो रिस्क अच्छा लगता हो, है ना। तो वो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा। फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन अगर माइंड में आपके रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज मच पॉसिबल। तो गाइस आई होप जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इस फंड के बारे में आपको क्लियर होंगे। इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक ना छोटा सा एडवाइस यही है आपसे, अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए। आपकी जो इनकम है, जो खर्चे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स लोन लाइबिलिटीज चल रही हैं, उन सबको साइड करके कितना आपके पास बच रहा है
ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास इतना बच रहा है। तो उसमें से ट्राई करिए कि अपना पैसा ज़्यादा नहीं, कुछ पैसा डाइवर्सिफाई करिए मल्टीपल फंड्स के अंदर। और यहाँ भी अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो बनाकर ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपको विजन मिले कि आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ अगर क्वेश्चन आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। थैंक यू।